Hello everyone, welcome to Civil Step. I am Lisha, physics teacher at Civil Step. So in this lecture we will be basically solving HP TET August 2022 का जो पेपर था physics portion, ठीक है, we will be solving that in this lecture. So let us start with the lecture. So जो हमारा पहला question है, ठीक है, which is visible on your screen is the energy equivalent to a mass of 1 gram is, ठीक है, energy equivalent to a substance of mass 1 gram is 6 into 10 raised to power 12, 9 into 10 raised to power 13, 3 into 10 raised to power 15 और 6 into 10 raised to power 13. आपको बताना है कि अगर आपके पास 1 ग्राम मास है, ठीक है, और अगर मुझे उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मेरी कितनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 1 ग्राम ऑफ मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है ना. एंड आइंस्टाइन गेव अ वेरी फेमस जो उसका फॉर्मूला है दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. सो नाउ ये जो हम ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है मास इज गिवन इन ग्राम्स, ठीक है. और जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें हर चीज़ को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट, ग्राम इज द सीजीएस यूनिट. सो 1 ग्राम मीन्स 1/1000 kilograms. And c square, c is the speed of light which is a fundamental constant which is given by 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So 3 into 10 raised to power 8 whole square. So now when you will solve the whole of the thing, 3 का square is 9, 10 raised to power 8 का square it will be 10 raised to power 16 divided by 1000. 3 zeros will cancel, so 9 into 10 raised to power 13 will be your आंसर. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 13 इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब हम, ठीक है, 1 ग्राम मास को क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन इज द momentum for an electron in second orbit of hydrogen atom as per Bohr's model is h by pi, 2h 2 pi h, 2h by pi या फिर pi by h. ठीक है, आपको बताना है कि अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन बोहर के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा. क्योंकि बोहर ने क्या किया था, एक स्पेशल एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल दिया था कि उसने बोला था, जैसे रदरफोर्ड की तो लिमिटेशन आई थी ना, रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है और घूमते 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 और फाइनली तो उसे फिर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, है ना. और एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, लेकिन हम देखते हैं एटम तो बहुत स्टेबल होता है. तो फिर बोहर ने अपने पोस्टुलेट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रोटेट, इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, है ना. और जहाँ पे आपका n जो है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यही बोला था बोहर ने, ठीक है. तो अब उसने बोला कि ये जो ऑर्बिट है वो सेकेंड है, मतलब मुझे पता है कि n is 2. So when I will be substituting the value of n equals to 2, तो L आ जाएगा 2h अपॉन 2 पाई. 2 will cancel 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा h अपॉन पाई. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग forms a virtual and direct image of all positions of object. कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है मिरर या लेंस जो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, फोकस पे रखो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखो, या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या फोकस रखो, कहीं पे भी रखो, तो आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी. दैट इज कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, बोथ ए एंड सी. आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है, ठीक है. सो नाउ जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है, जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है विच इज शोन लाइक दिस,
ये हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, है ना, हमेशा ही इट फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनती है ना, तो कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। एंड ऐसे ही जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो भी हमेशा ही क्या बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। और इसकी तो ये वाली एप्लीकेशन हम यूज़ भी करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसकी एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होता है, जो व्हीकल्स के साइड में मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, है ना। अगर आपसे व्हीकल आप देखते हो कितनी भी दूर हो, हमेशा इमेज सीधी दिखाएगा ना, जो आपका साइड वाला मिरर होता है, कार का मिरर है या आपके कोई भी स्कूटी का बाइक का मिरर है, वो हमेशा सीधी इमेज ही दिखाएगा ना। ऐसा तो नहीं है दूर है तो व्हीकल उल्टी इमेज दिखाएगा, पास है तो सीधी दिखाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इट ऑलवेज फॉर्म्स डायरेक्ट इमेज, है ना। सो both A and C are correct. Option, we will go with option number D. Fine. Next, which waves are used in sonography? सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। आउट ऑफ द 4 वेव्स विच वेव्स आर यूज्ड फॉर सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में कौन सी रेज यूज होती हैं। सो आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हो, सोनो, अल्ट्रासोन, ठीक है, सोन, तो यहाँ से आप ये याद भी रख सकते हो, इट इज़ द अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा डी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज। एक मेरे पास कॉइल है जिसके अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, बोला गया है हमें, और ये जो कॉइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस इज 100 मिली हेनरी। आपने एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Li², ठीक है। इंडक्टेंस, जो ये कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है हाफ Li²। जैसे कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² ना, वैसे ही यहाँ पे होता है हाफ Li², ठीक है। सो हाफ L इज 100 मिली हेनरी, तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ओके। एंड नाउ I² I इज 1 का स्क्वायर इज 1, है ना, सो इट विल बी 50 इंटू 10⁻³ और यू कैन से 0.05 जूल्स, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। फाइन। So let us now come on to the next question which is visible on your screen. So next question is, mobile telephone operates typically in the range of, जो मोबाइल टेलीफोन्स होते हैं दे आर यूजिंग रेडियो वेव्स, दे आर यूजिंग माइक्रोवेव्स या जो भी वेव्स वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रेंज कितनी होती है। आइदर इट इज फ्रॉम 1 to 100 मेगाहर्ट्ज, और फ्रॉम 100 to 200 मेगाहर्ट्ज, और फ्रॉम 1000 to 2000 मेगाहर्ट्ज, या फिर 100 से 9 मेगाहर्ट्ज की रेंज में होती है, ठीक है। सो जिसने भी कम्युनिकेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उसको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा कि जो हमारी मोबाइल टेलीफोन की जो रेंज है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इट इज़ फ्रॉम 800 to 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और टिपिकली अगर बात करें तो 820 से लेके 950 होती है जो हम बात करते हैं, पर हमारा ऑप्शन इसी के साथ मैच कर रहा है, तो वी विल गो विद द डी ऑप्शन, दैट इज 800 to 900 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इज इट 6.25 इंटू 10⁻29, सबका नंबर तो सेम है, 6.25 इंटू 10⁻29, यहाँ 10⁻18 है, यहाँ 10⁻19 है, यहाँ 10⁻23 है। सो यू नीड टू टेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं।
सो सी, वैसे तो बच्चे इसको डायरेक्टली लर्न भी रखते हैं, बट अगर आपको किसी को नहीं याद है कि इसमें कितने होते हैं, आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द सेम, ठीक है। सो Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, ठीक है, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जब चार्ज फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, इट ऑलवेज फ्लो इन दी इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा कभी नहीं होगा ना। ऐसा होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन गया है या 10 गए हैं, है ना, कि वो इंटीजर्स के नंबर में फ्लो करते हैं, ठीक है, कि जो चार्जेस हैं दे फ्लो इन द इंटीजर नंबर, ठीक है। तो नाउ Q is equals to NE, we know this thing, right? So N we need to calculate. Charge is 1 coulomb. N हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ठीक है। सो 1 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू N। यहाँ से N जो आता है व्हेन यू सॉल्व इट, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इतने 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तुमसे कोई 5 कूलम चार्ज में पूछे तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप 1 कूलम का याद रखो। 5 कूलम के लिए पूछेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से के लिए पूछेगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज बेटर यू लर्न फॉर 1 कूलम, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया है फिर भी, ठीक है। सो यू लर्न फॉर 1 कूलम और जितने के लिए पूछा जाए फिर उससे मल्टीप्लाई करते जाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. The work done by him on a luggage will be 235, ये सब जूल्स में ही है, ठीक है, 225, 220 या फिर 0। एक पोर्टर है, ठीक है, वो एक कुली, ठीक है, ऐसे अपने सिर पे सामान उठाता है, 15 किलो का सामान है और नीचे से उठा रहा है और 1.5 मीटर की हाइट तक उसको वो लेके जा रहा है, ठीक है। कितना काम किया है उसने, आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम। अब ऑब्वियस ही बात है कि वर्क डन तो हुआ है एक्चुअली ना। या इस क्वेश्चन में बच्चों के दिमाग में बहुत से बच्चे होंगे जो 0 आंसर करके आए होंगे, और आता भी है बच्चों के दिमाग में 0, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना 0 वर्क डन का, तो उनमें से एक एग्जाम्पल होता है, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुनते वो एग्जाम्पल 0 वर्क डन का कब कैसे है। अगर एक पोर्टर लगेज को उठा के इधर उधर घूम रहा है देन ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। जबकि अगर आप नॉर्मल बंदे से पूछोगे तो वो बोलेगा काम कर तो रहा है ना, उठा के जा तो रहा है इधर से उधर, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क? क्योंकि उसने लगेज के ऊपर फोर्स तो लगाया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, घूम वो ऐसे सीधा रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 0, सो वर्क डन 0 है। तो अगर तो वो सामान को उठा के इधर उधर घूम रहा है तो सीधा वर्क डन पे 0 पे टिक कर दो। बट अभी उसने नहीं बोला यहाँ पे कि वो सामान को उठा के घूम रहा है। व्हाट ही सेड इन द क्वेश्चन कि वो सामान को नीचे से ऊपर उठा रहा है। अब तो वो काम कर रहा है ना, क्योंकि अब एंगल 0 नहीं है। ही इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द लगेज, लगेज के ऊपर फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लगेज के ऊपर डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ तो थीटा 0 है, यहाँ तो थीटा 0 है, यहाँ तो वर्क डन मैक्सिमम है भाई, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं ये वाला केस यहाँ पे सॉल्व करूँ तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस लिखते हो आप, एफ एस कॉस 0 बन जाएगा, कॉस 0 1 होता है, सो एफ इंटू एस आ जाएगा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी यहाँ पे। सो मास कितना है 15 kg है, g आपका 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 1.5, सो इट इज 225 जूल्स, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। सबको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन। जो पावर फैक्टर है वो मैक्सिमम होगा एलसीआर सर्किट में कब? व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी और आर इज इक्वल्स टू 0 और एक्सएल इज इक्वल्स टू 0 और एक्सी इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, पहले तो आप सबको एक्सएल एक्सी का मतलब क्लियर है ना। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस टेल्स द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। ऐसे ही भाई एक्सएल और एक्सी भी यही बताते हैं, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट इंडक्टर में से जा रहा है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्सी होता है, एक्सएल होता है। और अगर करंट कैपेसिटर में से पास कर रहा है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इज एक्सी, ठीक है। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बताता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो एक्सएल और एक्सी भी ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ही बताएंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी सबको, ठीक है। सो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, ठीक है। और जब हम बात करते हैं LCR सर्किट में तो उसका फॉर्मूला आता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो अगर मुझे इसे मैक्सिमम करना है, कॉस फाई को मैक्सिमम करना है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब वो 0 होता है, थीटा 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, ठीक है, तो जब XL XC के इक्वल हो जाता है, ठीक है, उस टाइम जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके सॉरी, हाँ ये ठीक है, एक्सएल जब एक्सी के इक्वल होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, जो लाइट है वी ऑल नो दैट लाइट हैज अ डुअल नेचर, है ना, वो पार्टिकल भी है वो वेव भी है। तो कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो प्रूव करता है कि जो लाइट है दैट इज अ वेव नेचर। इज इट इंटरफेरेंस, इज इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज इट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। सी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रिडिक्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, है ना, ये दो तो फिनोमिनाज ऐसे हैं विच एक्सप्लेन्स दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, राइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है ये दोनों नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी, तो इसको तो आप कंसिडर करोगे ही नहीं। सो योर आंसर विल बी इंटरफेरेंस, ठीक है। 3 ऐसे फिनोमिनाज हैं जो वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका डायफ्रैक्शन, ठीक है, एक आपका इंटरफेरेंस तो हो ही गया, है ना, और एक आपका है पोलराइजेशन। और जो पार्टिकल नेचर को बताते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल नेचर को बताते हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है ना, जैसे अगर इस क्वेश्चन पेपर में उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो वेव नेचर को प्रिडिक्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो किसी पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर को प्रिडिक्ट करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, इज इट 0, 1, इंफिनिटी और -1, ठीक है। आपको बताना है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। देखो यू नो दैट कि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, पता है मुझे, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, सपोज ये बल्ब है और मैंने यहाँ एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ से इसे करंट जा रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इनफाइनाइट हो गया, मतलब अपने में से वो करंट ही नहीं पास करने देगा। अपने में से करंट ही नहीं पास करने मतलब करंट यहीं रुक जाएगा, सर्किट टूट जाएगा आपका। तो आप इसको चाह के भी फिर आप तो सीरीज में लगा ही नहीं पाओगे, बट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इसका रेजिस्टेंस 0 रखा जाता है, ठीक है। वाई इट्स रेजिस्टेंस इज 0, क्योंकि जब आप इसे अगर सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस 0 मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट 0 है, मतलब करंट बहुत आराम से फ्लो कर पाएगा ना, है ना। सो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, 0। और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि आप उसे पैरेलल में ही लगाते हो, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। उसको पैरेलल में इसलिए ही लगाया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्यों पैरेलल में लगा रहे हैं, ताकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना,
है ना। तो अगर करंट यहाँ से पास कर रहा है तो करंट के पास, अब यहाँ से जब करंट वापस आएगा तो उसके पास दो पाथ है, वो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है। अब क्योंकि वोल्ट मीटर वाला पाथ हो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो करंट कहाँ से पास करेगा, बैटरी वाले पास से करेगा, और ये जो करंट है यहाँ पे सर्किट ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जो आइडियल एम मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। सो आंसर हमारा यहाँ पे तो क्या होने वाला है, ए होने वाला है, 0 होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 5 into 10 raised to power minus 7 coulomb located at 10 centimeter away is 3.5 into 10 raised to power 5, 3.5 into 10 raised to power 6, 4.5 into 10 raised to power 4, 4.5 into 10 raised to power 5, ठीक है। आपके पास, आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किस चार्ज की वजह से, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कुलम की वजह से, जो कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है यू नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स इनटू दी एसआई सिस्टम। सेंटीमीटर एसआई सिस्टम नहीं है, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम है, इसको मीटर में लेके आओ। मीटर में लेके आओगे, है ना। आगे चले हम, इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमें निकालना है इस चार्ज की वजह से। डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R। 1/4πε0 तो वी ऑल नो है ना, क्या होता है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7, और ये आ रहा है 1/10। 10 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 10 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7, 9 इंटू 5 45, 10 -7 3, और पॉइंट अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी तो 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट्स, ठीक है। सो आंसर विल बी 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bernoulli's principle is a fundamental principle of fluid dynamics based upon the law of conservation of mass, sorry, ये based upon the law of conservation of, ठीक है, मोमेंटम, चार्ज, एनर्जी, मास। अब ये मत सोचना वहाँ मास लिखा होता तो इसका मास ही आंसर होगा, मास नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, मास इज नॉट द आंसर। चलो एक ऑप्शन तो कम हो गया अब आपके पास, है ना। सो बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपको बताना है कौन से कंजर्वेशन पे, मोमेंटम के, चार्ज के, एनर्जी के, मास तो आई टोल्ड यू इट इज नॉट एन आंसर। ओके, सो किस पे बेस्ड है बर्नौलिस प्रिंसिपल। सी, अगर किसी बच्चे को बर्नौलिस प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद है ना, वो ये क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि बर्नौलिस प्रिंसिपल की डेफिनेशन में ही इसका आंसर है। अब बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट हेड एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट हेड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यही बोलता है, ठीक है। तो एनर्जी 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 टर्म आ रहा है हर जगह, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है भाई। और ना यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो हम बर्नौली से पहले ही पढ़ते हैं, जनरली जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बर्नौली से पहले ही हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, जो ये कहती है कि जितना पानी पाइप में एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, मतलब जितना मास अंदर एंटर करेगा उतना ही मास बाहर जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पे नो सोर्स नो सिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सोर्स नो सिंक, सोर्स मतलब कोई पानी देने वाली चीज अंदर नहीं होनी चाहिए, सिंक मतलब अंदर पानी लेने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, डिस्क का, वो कितना होता है, तो ये तो डायरेक्ट है, इट इज 1/4mr², ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इज इट 0? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ वी ऑल नो इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपसे कोई पूछे एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट इज 0. एट द इक्वेटर इट इज मिनिमम, पता नहीं कितनी पर मिनिमम होती है, कम होती है, ठीक है. एट पोल्स मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? 9.8 ही होती है, ठीक है. अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेट में तो आता है, ये टीजीटी में भी बहुत बार देखा गया और टेट में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए, पार्टिकल एम्पलीट्यूड ए के साथ एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है. एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, कितनी डिस्प्लेसमेंट पे उसके पास आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी? a/√2 पे, a पे, a/2 पे, या फिर √3a/2 पे? आपको बताना है किस पे उसके पास आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी. यू नीड टू टेल. सी, आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक का मतलब क्या है? कि पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है. आधी आधी का मतलब क्या है? अगर टोटल 800 जूल एनर्जी है, मैं कह रही हूँ हाफ काइनेटिक है, तो हाफ पोटेंशियल है, तो इक्वल ही हुए. हाफ हाफ का मतलब क्या है? कि इक्वल हो गई. डायरेक्टली नहीं बोला पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है, घुमा के बोला, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रख दिया जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसको इधर ले आओ, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा. यहाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. एम ओमेगा स्क्वायर विल कैंसिल एम ओमेगा स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2, या फिर आप कह दोगे एक्स इज इक्वल्स टू a/√2. वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, पर प्लस माइनस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम डायरेक्टली a/√2 लेंगे. क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है? फ्रिक्शन सबको पता है ना क्या होता है? द फोर्स विच अपोजेस द मोशन, वो फोर्स जो हमारे मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, वो फ्रिक्शन होता है, ठीक है. तो राइटिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन, या स्पीकिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन, या हियरिंग, या फिर वॉकिंग, इनमें से कौन सी चीज फ्रिक्शन पे बेस्ड नहीं है? ठीक है. तो राइटिंग में तो देखो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, अगर कहीं पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेन रखोगे, आपका पेन ऐसे स्लिप ही करता जाएगा, तो राइटिंग में तो होता है. स्पीकिंग में भी होता है. कैसे होता है? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं जब आप बोलोगे, है ना, या आपकी टंग जो है जो टच कर रही है ना, तो फ्रिक्शन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है. हियरिंग में नहीं होता, सुनने में कौन सा फ्रिक्शन, है ना. वॉकिंग में भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप देखते हो जहाँ एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होता है, अगर आप उस पर पैर रखते हो तो आपका पैर स्लिप हो जाता है ना, तो वॉक अगर प्रॉपरली कर पा रहे हो तो येस फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व. तो हियरिंग में कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या है? मीटर है, सेकेंड है, किलोग्राम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है मुझे. देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, वैसे अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हो तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो बनी है, आपके लेंस ने, आपके मिरर ने जो आपकी इमेज बनाई है, वो कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो आपकी इमेज बनी है वो छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, इक्वल साइज भी बन सकती है. तो मैग्निफिकेशन वो टर्म है जो मुझे ये एक्सप्लेन करेगा कि मेरी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी या इक्वल बनी है ऑब्जेक्ट के. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसका यही ही है. ठीक है, बाकी हम क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इन चीज़ों को. अभी के लिए वी कैन थिंक ऑफ दिस ओनली. और अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊँ तो इट इज़ बेसिकली रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी फॉर्मूलाज होते हैं पर अभी जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, ऊपर भी हाइट की यूनिट आएगी नीचे भी हाइट की यूनिट आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। सो जो मैग्निफिकेशन है उसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, इट इज जस्ट अ नंबर। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the increase in pressure the speed of sound will increase, decrease, it will remain same, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। आपको बताना है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो साउंड की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर वाले एग्जाम में, पता नहीं जून वाले एग्जाम में भी आया हुआ है 23 के। ठीक है, सो आप पहले इसको ध्यान से देखो क्या है ये। विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल, साउंड की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लिखूं मेरा तो वो ये आता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी बाय रो। p इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, है ना। तो अगर मैं देखूं कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जब भाई आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उनको एनर्जी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज प्रेशर पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स की डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो वो इस तरह से बढ़ती है कि रेशो ऑफ पी एंड रो इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। प्रेशर और रो का रेशो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आती है, सेम रहती है। तो प्रेशर का बच्चे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, स्पीड के ऊपर। ठीक है, डेंसिटी का होता है पर प्रेशर का नहीं होता है। Remember this thing, pressure has no effect on the speed. Okay, next question, the peak value of AC 220 volt AC main is, peak value बतानी है 220 volt AC mains की। is it 155.26 volt, 220 volts, 311 volts या 440 volts। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर जो ये वोल्टेज आपको गिवन होती है, अनटिल एंड अनलेस उसको कह दिया जाए कि ये एवरेज वोल्टेज है या फिर ये पीक वोल्टेज है, हमेशा जो वोल्टेज गिवन होती है वो आरएमएस होती है। ठीक है, अगर कह दिया कि ये तो एवरेज है फिर तो एक अलग बात है, बोल ही दिया ना कि ये एवरेज है, लेकिन जब तक बोला ना जाए तो इट मीन्स ये हमेशा आरएमएस वोल्टेज है। ठीक है, तो आपको वी आर एम एस इज गिवन, दैट इज योर 220। जो घरों में भी आ रही होती है ना वोल्टेज, वो भी आपकी आरएमएस ही होती है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ही होती है। और आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू। सो वी आर एम एस जो होता है 220 इंटू रूट टू 1.414, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई करके जो मैं आपको बताऊं पूछा जा सकता है वो यही हो सकता है कि अगर बोल दिया जाए कि वी एवरेज 220 है, ठीक है, और कहा जाए वी नॉट निकालो, फिर इनके बीच में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। सो वी एवरेज जो होता है वो होता है 2 वी नॉट बाय पाई। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इनको सॉल्व करके भी आप याद कर सकते हो। ये होता है 0.707 टाइम्स वी नॉट और ये होता है आपका 0.636 टाइम्स वी नॉट। अब क्वेश्चन देख लेना, कई बार सॉल्विंग कहाँ से इजी पड़ती है, वो इससे पड़ेगी या उससे पड़ेगी। ठीक है, दैट डिपेंड्स। कई बार डायरेक्ट ही पूछा होता है इन्हीं टर्म्स में, है ना, तो हमें इधर वे में चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, इन सब में से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर, आयरन, कॉपर या मरकरी। इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है। देखो, स्पेसिफिक हीट का मतलब पहले पता होगा तभी मुझे इसका आंसर पता होगा। जिसको स्पेसिफिक हीट का मतलब ही नहीं पता, दैट पर्सन कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। सो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना चाहती हूँ तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि मैं उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से रेज कर पाऊँ। दैट अमाउंट ऑफ हीट विच यू आर गिविंग टू दैट सब्सटेंस ना, वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है।
अब किसी किसी सब्सटेंस को तो ज़्यादा हीट चाहिए होती है एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी का बड़ी जल्दी बढ़ जाता है। जिसको ज़्यादा हीट चाहिए उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है, जिसको कम हीट चाहिए उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। एंड ऑफ ऑल द मटेरियल्स एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। मतलब आप 1 ग्राम पानी ले लो, 1 ग्राम आयरन ले लो, 1 ग्राम कुछ भी ले लो, कुछ भी, पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है ना, तो उस टाइम आपको मैक्सिमम हीट देनी पड़ेगी। और वाटर की ये प्रॉपर्टी हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ करते हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है तो हम आसपास वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बर्स्ट कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, आसपास पानी रख देते हैं, तो वो जो हीट है वो पानी के पास चली जाती है। अब इतना सारा पानी, 1 ग्राम की ही का टेम्परेचर रेज करने में इतना ज़्यादा मतलब हीट देनी पड़ती है, तो वाटर क्या करता है, सारी हीट को स्टोर करता जाता है। ठीक है, जल्दी से गर्म नहीं होता। ओके, सो दैट इज वाई वाटर को हम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल वाटर एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बिकॉज इट हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। क्लियर रहेगी सबको बात? सो आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर्स इज, डेंटल डॉक्टर्स कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, नन। डेंटल डॉक्टर्स कौन सा मिरर यूज करते हैं? देखो, डेंटल डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने क्या करना होता है, टीथ को फोकस करना है, एक पर्टिकुलर टीथ को फोकस करना है। ठीक है, तो हम उसको एक कन्वर्जिंग मिरर चाहिए। अब कन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो कौन सा मिरर है कन्वर्जिंग, कनकेव है ना, तो वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन किसकी कंजर्वेशन पे वर्क करता है, मास की, एनर्जी की, मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम? कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन वो फॉलो करता है? सो जो जेट इंजन है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है। ठीक है, मास तो कंजर्व नहीं रहता, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बल्कि वहाँ तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में, मास एनर्जी में बेसिकली। और एंगुलर मोमेंटम की बात तो हम करते ही तभी है जब कोई सर्कुलर या रोटेशनल मोशन हो, वो तो यहाँ है ही नहीं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा। 27 डिग्री सेल्सियस पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी लैम्डा है। What will be the wavelength at 927 डिग्री सेल्सियस? 927 डिग्री सेल्सियस पे वेवलेंथ कितनी होगी? पहली बात तो मेरे ख्याल से मैं इस लेक्चर में थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, क्योंकि चीज़ें SI में नहीं है। डिग्री सेल्सियस इज द CGS यूनिट, you need to convert that CGS unit to SI units, otherwise कैलकुलेशन गलत ही करोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस आर CGS यूनिट्स, तो इनको केल्विन में पहले कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? 273 डिग्री सेल्सियस ऐड करके। तो ये आपका क्या बनेगा, 300 केल्विन, ये बनेगा 1200 केल्विन। ठीक है, अब जो लैम्डा होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या आएगा, T2 बाई T1 का अंडर रूट, इनवर्स हो गया ना, है ना। सो नाउ हमें लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 करते हैं, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज T1 बाई T2। लैम्डा 1 इज पहले वाली लैम्डा, वो कितनी है, लैम्डा ही है। T1 कितना है, 300 केल्विन, T2 कितना है, 1200 केल्विन है। 0 से 0, 1/4, 1/4 मतलब अंडर रूट लेंगे 1/2 पर लैम्डा चला जाएगा। लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, ऑप्शन नंबर ए के। क्लियर होगी सबको ये बात, कैसे सॉल्व किया है हमने इसे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इनमें से कौन स्केलर है आपको बताना है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दिस थिंग। एक्सेलरेशन, मोमेंटम सब वेक्टर है, सिर्फ एनर्जी ही एक स्केलर क्वांटिटी है
है ना. सो काइनेटिक एनर्जी, इसका आंसर बी आएगा. यहाँ सी लिखा हुआ है बी. एडी करंट्स डू नॉट कॉज, एडी करंट डू नॉट कॉज डैम्पिंग, हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, स्पार्किंग. एडी करंट से क्या नहीं होता, हम सबको पता है एडी करंट्स क्या होते हैं. ये वो करंट्स होते हैं जो मेटल के सरफेस पे इंड्यूस होते हैं, जब भी मेटल की शीट पे बेसिकली इंड्यूस होते हैं, जब भी उसके साथ फ्लक्स लिंक चेंज करता है. ठीक है, अगर मेरे पास एक मेटल की शीट है, उसको मैंने पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में रख दिया और मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिंग है. ठीक है, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होंगे इन सर्कुलर फॉर्म. उन करंट्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स. ठीक है, इनका दूसरा नाम फोकाल्ट करंट्स भी होता है, वर्लपूल्स भी बोलते हैं इनको हम. ठीक है, तो इनसे क्या नहीं होता, इनसे डैम्पिंग नहीं होती, इनसे हीटिंग नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होता या स्पार्कलिंग नहीं होती. सी, इनसे डैम्पिंग होती है, बिल्कुल होती है. अगर कोई प्लेट को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करवाओगे बड़ी जल्दी रेस्ट पे आ जाएगी. हीटिंग भी ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एनर्जी ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एनर्जी का लॉस भी होगा. ये स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, सो डी इज योर आंसर. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक सोलर सेल. जो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिस्टेड है इनमें से कौन सा सोलर सेल बनाने में यूज होता है. सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम या फिर गोल्ड. देखो, सोलर सेल बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही है. ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है वो. तो पीएन जंक्शन डायोड जो है दे आर बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, है ना. वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं. तो इनमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना. तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा. नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी. डीसी से एसी में जाना है तो कौन सी डिवाइस यूज होगी. रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और मॉड्यूलेटर. देखो, जो आपका रेक्टिफायर होता है वो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, याद रखना, एसी टू डीसी. जो एम्पलीफायर होता है वो एसी सिग्नल को के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, वो कन्वर्ट नहीं करता, वो सिर्फ एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है. एसी को एसी में ही करता है, इंक्रीजेस इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, ऑसिलेटर क्या काम करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है. और मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर तो बस जो हमारा सिग्नल होता है उसको कैरियर वेव पे बिठा देता है ताकि आपकी वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट की जा सके. ठीक है, तो आंसर आई गेस अब सबको पता लग ही गया होगा, इट इज सी, इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे आज के लेक्चर का. गिवन लॉजिक गेट इज, ये जो आपको लॉजिक गेट दिखाया हुआ है ये कौन सा है. एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट. इनमें से कौन सा गेट है ये. ठीक है, तो एंड गेट तो नहीं है. एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये 2 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है, वो भी 2 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है. और एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट इज y इज इक्वल टू a इंटू बी, मल्टीप्लाई होता है ना. नॉट गेट 1 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, y इज इक्वल टू a बार होता है उसमें, है ना. और गेट, येस इट इज और गेट, जिसका 2 इनपुट 1 आउटपुट डिवाइस है और यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी होता है. नॉर गेट जो होता है इसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार हो जाता है और इसको हम ऐसे दिखाते हैं कुछ. ठीक है, इसमें ये एक और आता है. ओके, सो आंसर इज सी, दैट इज और गेट. और बाकी सब गेट्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, सिंबल्स भी बता दिए बाकी सबके. ठीक है, नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंट्रोल रोड्स आर मेड अप ऑफ. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल रोड्स किसकी बनी होती हैं, कैडमियम की, ग्रेफाइट की, क्रिप्टॉन की या प्लूटोनियम की, किसकी बनी होती हैं. ठीक है, सो कंट्रोल रोड्स लगाई क्यों जाती हैं पहले तो ये पता होना चाहिए. एक्चुअली जो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन कराते हो ना, उसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम को हिट करता है ना, अनस्टेबल बनाता है और फिर ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है.
प्लस 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इस एनर्जी को तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले ये फिर से आगे यूरेनियम पर स्ट्राइक करेंगे, तीन न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम पर स्ट्राइक करेंगे, है ना। यहाँ से भी 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं और जो ये रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि जितनी बार न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा उतनी बार वो एनर्जी भी तो रिलीज करेगा ना। इतनी एनर्जी हम नहीं संभाल सकते, ठीक है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम उसको हैंडल कर सके, हमारे पास नहीं है, ठीक है। जापान जैसी कंट्री का भी जब पीछे ये फ्यूल लीक हुआ था उसको भी संभालने में इतनी मुश्किल आई थी, ठीक है। वी कैन नॉट हैंडल दिस मच ऑफ एनर्जी। तो हमें कुछ न्यूट्रॉन्स को क्या कराना पड़ता है, रुक जा भाई तू और मत करा, है ना, हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमें कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट कराना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ताकि वो जो बाकी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, हमें एक ही न्यूट्रॉन चाहिए, 3 निकल रहे हैं, 2 को हम एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, उन 2 को एब्जॉर्ब कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कैडमियम कंट्रोल रोड्स, ठीक है, कैडमियम की कंट्रोल रोड्स के साथ। सो इसका आंसर हमारा ए रहेगा। सो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी बच्चा कंप्लीट नोट्स PDF, ठीक है, लेना चाहता है तो दे कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।